Hello everyone. Today we are going to start with class 11 some basic concepts in chemistry. Avogadro's hypothesis, law and principle. ये एक ही चीज़ें हैं. हाइपोथेसिस बोल दें आप, लॉ बोल दें, चाहे प्रिंसिपल आप बोल दें. तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को समझने के लिए आपको पहले बर्जीलियस हाइपोथेसिस को समझना पड़ेगा. तो बर्जीलियस कौन था? बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था. इससे पहले जो भी आपने लॉज पढ़े हुए हैं, जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आपने पढ़े हुए हैं, तो उन्हीं में से दो लॉज को बर्जीलियस ने उठाया और उनको कंबाइन करके अपना इन्होंने लॉ फॉर्म कर दिया, जिसको बर्जीलियस हाइपोथेसिस भी हम बोलते हैं. एक्चुअली में वो है क्या, जैसे गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. ठीक है, जो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है वहाँ पर आपने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा, दैट गैस इज ऑलवेज कंबाइन विद वन अनदर इन अ सिंपल रेशियो, दैट बाय रेशियो बाय वॉल्यूम. ठीक है, कि गैसेस जब भी कंबाइन होंगी वो सिंपल रेशियो में कंबाइन होती हैं और ये रेशियो हम उनकी वॉल्यूम्स के बीच में लेकर चलते हैं. वहीं पे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है कि एलिमेंट्स जब भी कंबाइन होंगे तो वो भी सिंपल रेशियोज में ही कंबाइन होते हैं, जिनको होल नंबर आप या एटॉमिक रेशियो बोल देते हैं. सिंपल होल नंबर एटॉमिक रेशियोज इससे कंबाइन होकर वो कंपाउंड बनाते हैं. तो यहाँ पर एलिमेंट कंबाइन भी सिंपल रेशियोज में होती हैं और जब गैसेस की आप बात करते हो तो वो भी कंबाइन सिंपल रेशियोज में ही होती हैं. तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस, बर्जीलियस साइंटिस्ट ने क्या किया, इन दोनों थ्योरीज को उठाया और एक साथ मिलाकर अपनी थ्योरी ये दे दी कि अगर, क्योंकि यहाँ पर आपके एलिमेंट्स भी ऐसे ही कंबाइन होते हैं और हर एक एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं आपके, मतलब जो आपका कंपाउंड बनेगा तो उसका कोई ना कोई छोटा हिस्सा मॉलिक्यूल तो होगा ही होगा. तो उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं वो भी फिक्स रहते हैं आपके, वो आपने पढ़ा है. जैसे आपका अगर वाटर का एग्जांपल दिया जाए, ठीक है, तो वाटर तो एक कंपाउंड है, ठीक है, या फिर आप एक मॉलिक्यूल बोल सकते हो. कंपाउंड हो गया बड़ा चीज़, जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर, वो हो गया कंपाउंड. ठीक है, उस कंपाउंड बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो एक मॉलिक्यूल हम उठा लेते हैं तो वो है H2O, यानी वो दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना है. तो यानी वो कुछ बात है जो हम डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ते हैं. और यहाँ पर लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में भी यही चीज़ है, बट यहाँ पर गैसेस जब कंबाइन होंगी और गैसेस ही बनेंगी तो वहाँ पर हम वॉल्यूम लेंगे, उनका. तो इन्होंने क्या कहा कि ईच वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स. अब इन्होंने ऐसा क्या कहा, इन्होंने ये चीज़ कही कि अगर आप गैसेस को कंबाइन करा रहे हैं, ठीक है, उनकी आप अगर इक्वल वॉल्यूम्स ले रहे हैं तो उनकी इक्वल वॉल्यूम में उनके जो वो किस चीज़ के बने हैं, मान लीजिए वो एटम्स के, जिस भी पार्टिकल के बने, तो उनका नंबर भी सेम होगा अगर आप कंडीशंस को सेम रखते हैं. अब यहाँ पे कंडीशंस कौन सी हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, आपको पता है कि इनको अलग करोगे तो वहाँ पर वॉल्यूम में चेंज आ सकता है. ठीक है, तो आपका ये बोला है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, तो ये चीज़ अब इसको समझें. अगर आपको स्टेटमेंट ऐसे समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बर्जीलियस ने क्या कहा. देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे अब गैसेस की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं एक हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, एक क्लोरीन गैस ले लेते हैं, दोनों को हम कंबाइन करते हैं. दोनों ही केमिकली रिएक्टिव गैसेस होती हैं, केमिकली रिएक्ट करती हैं और आपको हाइड्रोजन क्लोराइड वो भी गैस फॉर्म में मिल जाता है. तो तीनों ही गैस में हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ये इनकी जो वॉल्यूम होगी वो सिंपल रेशियो बियर करेंगी. यानी अगर हाइड्रोजन गैस का आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो H2 + Cl2 गिव्स HCl आप लिखते हो, और जब बैलेंस करते हो तो इसके आगे 1 लगाओगे, इसके आगे 1, वहाँ पे लगा दिया 2. तो यानी अगर आप वॉल्यूम से देखें तो एक वॉल्यूम हमें चाहिए हाइड्रोजन गैस का, एक ही वॉल्यूम हमें चाहिए क्लोरीन गैस का, और दो वॉल्यूम्स आपको मिल जाएंगे HCl के. तो यानी वॉल्यूम आप देखिए सेम लेकर चल रहे हैं यहाँ पे. तो अकॉर्डिंग टू द बर्जीलियस हाइपोथेसिस इक्वल वॉल्यूम में अगर वहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर पूरा सेम रखा हुआ है आपने, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे, तो वहाँ पर क्या है आपका कि आपके देखिए एटम्स, अगर यहाँ पर एक वॉल्यूम में n एटम्स आ रहे हैं तो क्लोरीन की भी एक वॉल्यूम में n एटम्स ही आएंगे और HCl की 2 वॉल्यूम में 2n
एटम्स कौन से, ये कंपाउंड एटम्स हमने बोल दिए, ठीक है, जो हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी पढ़े थे कि कंपाउंड एटम्स हम बोल देते हैं, ठीक है, जो कि मॉलिक्यूल्स ही होते हैं बट उनको कंपाउंड एटम हम बोल देते हैं, ठीक है। तो यानी अगर n एटम के साथ रिएक्ट करके 2n कंपाउंड एटम बना रहे हैं, तो आपका एक कंपाउंड एटम बनाने के लिए कितने एटम्स हमें रिक्वायर्ड हैं? तो देखिए वहाँ पर एक एटम बनाने के लिए, एक कंपाउंड एटम बनाने के लिए, यानी एक मॉलिक्यूल सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो बनाने के लिए, आपको यहाँ से भी हाफ चाहिए, यहाँ से भी हाफ चाहिए, ये जस्ट यूनिटरी मेथड लगाया है यहाँ पे। तो यानी हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हाफ एटम ऑफ द क्लोरीन गैस रिएक्ट टू गिव वन कंपाउंड एटम, सो विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली। वाई? बिकॉज दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि जब भी आप एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं केमिकली, तो वहाँ पर एटम ही एक सबसे छोटा हिस्सा ऐसा है जो वहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा, वहाँ पर मतलब सबसे छोटी चीज़ आप एटम ही लेकर चलेंगे, उससे छोटा कोई भी चीज़ आप नहीं लेकर चलेंगे, और यहाँ तो आप आधा एटम लेकर चल रहे हो, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने बर्जीलियस हाइपोथेसिस को ही मॉडिफाई किया। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एवोगैड्रोज लॉ, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि बर्जीलियस लॉ क्या था। बर्जीलियस लॉ में इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। यानी जैसे मतलब मान लीजिए आपने दो गैसेस को लिया है, मान लीजिए एक गैस आपकी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की है और एक गैस जो है वो क्लोरीन की है, ठीक है। अब दोनों को आपने सेम टेम्परेचर पे रखा, फॉर एग्जांपल आपने 300 केल्विन 400 केल्विन जितना भी आपने रखा, एक टेम्परेचर ले लिया दोनों का, प्रेशर भी दोनों का सेम कर दिया, 2 एटमॉस्फेयर 3 एटमॉस्फेयर जो भी आपने वैल्यू ली, तो आपने टेम्परेचर भी सेम कर दिया, प्रेशर भी सेम कर दिया। तो उस वजह से उनमें अगर आप वॉल्यूम भी इक्वल ले लें, जैसे हाइड्रोजन की भी आप एक वॉल्यूम लें और क्लोरीन की भी एक वॉल्यूम लें, तो उनमें जो नंबर ऑफ़ आपके एटम्स होंगे वो भी सेम होंगे। ऐसा कहा था बर्जीलियस साइंटिस्ट ने, जिन्होंने अपना बर्जीलियस लॉ दिया, और ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया था डिटेल में। बट यहाँ पर जैसे एग्जांपल आपका जो अभी मैंने दिया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर जब हम आपका एक कंपाउंड एटम के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन और हाफ एटम ऑफ क्लोरीन आता है अकॉर्डिंग टू द बर्जीलियस लॉ, बट विच इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था? डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में ये कहा था कि देखिए सबसे छोटी चीज़ एटम ही है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उससे छोटा आप केमिकल रिएक्शन में नहीं लेकर चल सकते। एंड हियर वी आर टेकिंग हाफ एटम, सो इट इज़ रॉन्ग। तो वहाँ पे देखिए मैंने क्रॉस लगाया है, तो बर्जीलियस का जो लॉ था वो यहाँ पर रॉन्ग हो गया। वहीं पे एवोगैड्रो ने क्या किया? एवोगैड्रो ने जस्ट बर्जीलियस के लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। किस तरह से? देखिए पूरी स्टेटमेंट सेम है, बस एटम वर्ड की जगह मॉलिक्यूल आ जाएगा। यानी इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आप दो गैसेस को लेते हैं और उस पर आप सेम टेम्परेचर लेते हैं, सेम वॉल्यूम लेते हैं, प्रेशर भी सेम रखते हैं, तो उस टाइम पे उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सेम आएंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एटम की जगह अगर हम मॉलिक्यूल लिख दें, सो इट इज़ ट्रू, ओके, बिकॉज हाफ मॉलिक्यूल, बिकॉज मॉलिक्यूल इज़ नॉट द smallest particle that participate in the chemical reaction, atom is there। तो यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल का मतलब आपका एटम ही हुआ, क्योंकि आप हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, ठीक है, तो हाफ मॉलिक्यूल, तो पूरा मॉलिक्यूल बन रहा है दो एटम्स के साथ, तो उसका हाफ आप कर दें, मतलब मॉलिक्यूल का हाफ मतलब एक एटम। तो एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम क्लोरीन का क्या बनाएगा? एक मॉलिक्यूल बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड का, जो कि मॉलिक्यूल एक एटम हाइड्रोजन और एक एटम क्लोरीन यानी HCl, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरह से एवोगैड्रो वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग दिस लॉ, ठीक है। और यहाँ पर इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो नाउ कम्स द एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, कि एवोगैड्रो लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इसमें पहली एप्लीकेशन आती है आपकी इन द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस।
अब एलिमेंट्री गैसेस जो हैं आपकी, जैसे सिंपल गैसेस जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होती, या फिर आपके एलिमेंट्री फॉर्म में मतलब एलिमेंटल फॉर्म में होती है, यानी एक ही तरह के एटम से मिलकर बनती है, उसको कहते हैं हम एलिमेंट्री गैसेस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन गैस बोलती है तो मतलब हाइड्रोजन ही है उसमें, उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, ठीक है। क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, तो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनती है तो एलिमेंट्री गैस। तो अब एलिमेंट्री गैस की एटॉमिसिटी कितनी है वो समझेंगे, एटॉमिसिटी होता क्या है और एवोगैड्रो लॉ से इसको निकालते कैसे हैं। देखिए, एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। यानी अगर वो गैस है, ठीक है, तो उसका जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने एटम्स आएंगे, उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स आएंगे, या उसका एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना हुआ है, उसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट्री गैस या एलिमेंट्री सब्सटेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देते हैं आपको छोटा सा, जैसे एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन निकालना आपको, ऑक्सीजन एज अ गैस ही हम बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हम बोल सकते हैं। तो O2 इसके लिए 2 है, क्यों? क्योंकि ये O2 जो है पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है यहाँ पे, O2 मीन्स 2 एटम से मिलके बना है ऑक्सीजन के, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 2। वैसे ही नीचे एग्जांपल है ओजोन का O3, तो O3 बन रहा है 3 के साथ, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 3, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि अब एवोगैड्रो लॉ का यूज़ कैसे करते हैं इस एटॉमिसिटी को निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक मैंने रिएक्शन ले ली दैट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर वेपर। अब ध्यान रहे कि एवोगैड्रो लॉ लगाने के लिए आपको गैसेस चाहिए, तो हाइड्रोजन भी गैस ली, ऑक्सीजन भी गैस ली, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वाटर वेपर वो भी एक गैस ही बन रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोज लॉ, अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, की अगर आप टेम्परेचर प्रेशर को सेम करते हैं एंड आप दोनों गैसेस की इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, तो उनमें जो नंबर आएगा किसका, उनके पार्टिकल्स का या आपका मॉलिक्यूल्स का, पर्टिकुलरली एवोगैड्रो ने वर्ड मॉलिक्यूल यूज़ किया था, बर्जीलियस ने एटम यूज़ किया था, ठीक है। तो हम तो एवोगैड्रो लॉ की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल। तो देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले वॉल्यूम्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स अस 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम्स इक्वल कर दी, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर दिए, तो अब एक वॉल्यूम में अगर n मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही देखने हैं आपने, तो 2 वॉल्यूम में 2n मॉलिक्यूल्स आएंगे, उसकी भी 2 वॉल्यूम में 2n मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। अब अगर आपको इस पूरे को आप 2n से डिवाइड कर दें, 2n को 2n से डिवाइड किया 1 आएगा, यहाँ पे n को 2n से डिवाइड करोगे हाफ आएगा, वहाँ भी 2n को 2n से डिवाइड कर दिया 1 आएगा, क्योंकि 1 के लिए निकालना है। तो यानी एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल देता है वाटर वेपर का, जिसको H2O हम बोलते हैं, ठीक है। बट आपको पता ही है कि एक मॉलिक्यूल, जब हम पानी का एक मॉलिक्यूल लेते हैं यानी H2O लेते हैं, तो उसमें हमें पता है कि ऑक्सीजन का तो एक ही एटम आता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का हम आधा मॉलिक्यूल ले रहे हैं कि आधे मॉलिक्यूल से पानी का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं आधा मॉलिक्यूल जो है वो एक ऑक्सीजन एटम के बराबर है। यानी यहाँ से हम ये बोल सकते हैं दैट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू 1 ऑक्सीजन एटम। तो वहाँ से 2 आप नीचे से वहाँ ले जाएं, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम हो गए, 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन एटम्स आ गए। तो ये तो वही चीज़ है जो अभी हमने पढ़ी थी कि अगर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम आते हैं तो इट डिफाइंस द एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट्री गैस, ठीक है। सिर्फ एलिमेंट्री गैस के लिए हम ये चीज़ निकालते हैं, एटॉमिसिटी। सो व्हाट इज़ एसटीपी? देखिए, एसटीपी क्या है? एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर की एक वैल्यू फिक्स कर ली हमने। जैसे टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मीनिंग होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस आपने लेना है, और स्टैंडर्ड प्रेशर का मीनिंग होता है कि 1 एटमॉस्फेयर आपने लेकर चलना है। तो कभी भी एसटीपी कहा जाएगा तो आपके माइंड में आना चाहिए दैट टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस और आपका प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। सो नाउ कम्स द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ। दूसरी एप्लीकेशन क्या है कि आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। तो आपको पता होना चाहिए पहले मॉलिक्यूलर मास क्या होता है,
ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, देखिए मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल का, मास मतलब मास, सिंपल कि मॉलिक्यूल का क्या मास है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आप मास निकालते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप H2 का मास निकालते हैं। H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो उसका मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन का मास वहाँ पर पुट कर देंगे और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन तो एटम है और उस एटम का मास हम 1 लेते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम 2 हैं उस मॉलिक्यूल में, क्योंकि वहाँ पे H2 लिखा हुआ है तो आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 2 बन गया। तो ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आप मास निकालते हैं तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, अभी मैं आपको निकाल कर भी दिखा दूंगा। और वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी गैस के लिए निकालते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है वेपर लिखा हुआ है तो वेपर मतलब कि जो आपकी स्टेट है वो गैसियस स्टेट है, तो वेपर डेंसिटी गैस के लिए निकलता है। इसको कैसे लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी ऑफ कोर्स गैसियस स्टेट में ही है, तो कोई किसी भी गैस की आप वेपर डेंसिटी निकाल रहे हैं तो ऊपर डेंसिटी गैस की लिखेंगे और नीचे डेंसिटी आप लेंगे हाइड्रोजन की। अब आप ये देखिए, अगर हम वॉल्यूम दोनों की सेम ले लें, जो भी आप गैस ले रहे हो और जो हाइड्रोजन आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, अगर दोनों की आप वॉल्यूम को इक्वल रखें, ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो उसके मास के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ देखिए डेंसिटी का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम को सेम कर दें तो डेंसिटी जो है वो मास के, डेंसिटीज़ का रेशियो मास के रेशियो के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे से वॉल्यूम विल कैंसिल, वॉल्यूम तो सेम कर दी हमने। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने डेंसिटी ऑफ द गैस लेने के लिए आपने इस गैस की वॉल्यूम ले ली 1 लीटर। ठीक है, और नीचे जो आपने हाइड्रोजन लिया उसकी भी 1 लीटर आपने वॉल्यूम ले ली, तो क्या हो गया यहाँ पे, दोनों की वॉल्यूम सेम हो गई तो दोनों की वॉल्यूम्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो सिर्फ मास बच जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP। अब आपको पता है कि हम यहाँ पर STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी हम टेम्परेचर प्रेशर को सेम रख रहे हैं, स्टैंडर्ड रख रहे हैं। ठीक है, और नीचे हमने भी ऐसे किया, मास ऑफ द सेम, जितनी वॉल्यूम ऊपर गैस की आपने ली उतनी ही वॉल्यूम नीचे आपने हाइड्रोजन की ली, सेम वॉल्यूम फिक्स कर ली। और दूसरा आपने यहाँ पर ये भी STP पे लिया, मतलब उसी टेम्परेचर प्रेशर पे लिया जिस पे आपने ऊपर वाली गैस को लिया। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पर आप एवोगैड्रो लॉ लगा सकते हो। एवोगैड्रो लॉ लगाने के लिए आपको वॉल्यूम फिक्स करनी थी, सेम करनी थी, दोनों की सेम हो गई, और दोनों में टेम्परेचर और प्रेशर यानी जो कंडीशंस की हम बात करते हैं वो सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोज लॉ दोनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो भी सेम आएंगे। तो यानी अगर हम मान लेते हैं कि ऊपर वाली गैस की अगर n मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, तो नीचे वाली गैस में भी n मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा कि ये तो मास है आपका, टोटल मास है आपका n मॉलिक्यूल्स का, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो एक मॉलिक्यूल का मास है उसको आपने n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो n मॉलिक्यूल्स का मास आ गया। ठीक है, एक गैस के अंदर मान लीजिए अगर 10 मॉलिक्यूल हैं, तो अगर एक मॉलिक्यूल का मास आपको पता है और आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 मॉलिक्यूल का मास पता चल जाएगा। तो वैसे ही n मॉलिक्यूल्स हैं अगर आपके पास गैस में और एक मॉलिक्यूल का आपको मास पता है तो आप उसको n के साथ मल्टीप्लाई करें, आपको n मॉलिक्यूल्स का मास पता चल जाएगा। वैसे ही नीचे भी ऐसे ही है, अगर आपको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास पता है और आपको n के लिए निकालना है तो आप n के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए ऊपर और नीचे n सेम है तो n विल कैंसल और वहाँ पर क्या बच जाएगा, ऊपर भी मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस बच जाएगा और नीचे भी मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बच जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को भी आप गैसियस स्टेट में ले रहे हो। अब हाइड्रोजन का तो हमें पता ही है कि हाइड्रोजन की जो हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन में 2 एटम्स होते हैं। ठीक है, H2 होता है ना, तो इट मीन्स 2 एटम्स हैं वहाँ पर हाइड्रोजन के। ठीक है, या एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में 2 एटम्स होते हैं। अब यही फार्मूला हमने ऊपर देखिए सॉल्व किया, तो ऊपर तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस का मास निकालते हैं तो उसी को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ऐसा भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। तो उसको मॉलिक्यूलर मास लिख दिया और नीचे आपने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकाल कर पुट कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, एक मॉलिक्यूल का जो मास आता है वो 2 आता है। 2 क्यों आता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का हम मास 1 लेते हैं।
ठीक है। तो 2 एटम हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 2 आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। सो इस ये स्टार्टिंग में हम लेकर चल रहे थे वेपर डेंसिटी के इक्वल, सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास? 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। सो इन दिस वे ये है आपकी सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ, जो कि रिलेशन बताती है आपका मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में। सो देखिए यहाँ पे अब आते हैं हम थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। देखिए यहाँ पर क्या निकालना है अब आपको रिलेशनशिप निकालना है मास और वॉल्यूम में, बट होना चाहिए गैस ही, कि गैस के ही मास में और उसकी वॉल्यूम में, मास मतलब पर्टिकुलरली हम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, उसमें और उसकी वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर आप मॉलिक्यूलर मास की बात करें, यानी अभी जो पिछली एप्लीकेशन आपने पढ़ी वहाँ से आप फार्मूला उठा लें, तो मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में जो फार्मूला था वो था मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ठीक है, वो आपने लिख दिया। उसके बाद वेपर डेंसिटी को पीछे हमने डिफाइन किया था कि वेपर डेंसिटी दैट इज़ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी। वैसे तो वेपर डेंसिटी में डेंसिटी बाय डेंसिटी का रेशियो लेते हैं, बट अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो वो मास बाय मास का रेशियो भी हो जाता है, वो मैंने आपको पीछे ही अभी बताया। सो 2 इंटू मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2 एट एसटीपी। मतलब एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप दोनों का वॉल्यूम क्या कर रहे हो? सेम कर रहे हो। जो गैस आपने ली है वो और हाइड्रोजन, दोनों का आप सेम वॉल्यूम लेकर चल रहे हो और दोनों को आप सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ले रहे हो और वॉल्यूम भी उनकी सेम है। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? जैसे मान लीजिए वो मैंने फिक्स कर लिया, वो सर्टेन क्या है, सर्टेन वॉल्यूम क्या है, मान लीजिए मैंने 1 लीटर मान लिया, तो ऊपर भी 1 लीटर लूँगा तो नीचे भी मुझे 1 लीटर ही लेना पड़ेगा। अगर ऊपर है मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, ठीक है, जो गैस ऊपर लिया आपने उसका 1 लीटर ले लिया, तो नीचे भी आपको हाइड्रोजन का 1 लीटर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने 1 लीटर ले लिया उसका मास। अब ये जो मास 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस है, ये मुझे पता होता है, ये हमें पता होता है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज़ 0.089 ग्राम। यानी हाइड्रोजन गैस जो होती है सबसे हल्की गैस होती है, सबसे हल्की एलिमेंट होती है। अगर आप 1 लीटर वो गैस ले लें तब भी उसका वज़न देखिए आपका 0.089 ग्राम से, यानी 1 ग्राम से भी कम। तो बहुत ज़्यादा हल्की गैस होती है आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर था, ये 2 यहीं पर आ गया। उसके बाद देखिए ये ऊपर भी नंबर है नीचे भी नंबर है, तो इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, तो आपको मिल गया 22.4 इंटू ऊपर से आपने कॉपी कर दिया मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। यानी जो भी 1 लीटर गैस का मास आएगा उसको 22.4 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। यानी इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये है मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। ठीक है, क्योंकि 22.4 से आप एक को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इट मीन्स 22.4 लीटर का ही मास है वो। तो दिस इज द मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी एंड इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। यानी आप कोई सी भी गैस ले लीजिए, ध्यान रहे कि वहाँ पर आपको टेम्परेचर प्रेशर जो है वो स्टैंडर्ड लेना है। देखिए पर आपने एक फ़िक्स वैल्यू कर दी आपने टेम्परेचर एंड प्रेशर की, दैट इज़ द फिक्स वैल्यू। ठीक है, तो उसमें आपका वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आएगा, वो गैस के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको आइडिया देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोजन ली, ठीक है, हाइड्रोजन गैस आप ले ली। अब हाइड्रोजन गैस का आपने सिर्फ 22.4 लीटर लेना है, सिर्फ 22.4 लीटर वो गैस ली और आपने उसको एक कंटेनर में डाल दिया। ठीक है, बट ध्यान रहे कि वो जो 22.4 लीटर आपने वॉल्यूम ली है वो ली हो एसटीपी पे, तो उस टाइम पे 22.4 लीटर हाइड्रोजन का कितना वज़न होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। जो आपने पीछे निकाला था 2 आया था, ठीक है, तो 2 आगे क्या लगाओगे? ग्राम लगाओगे, यानी ग्राम इक्वलेंट लेना है आपने। ठीक है, उसके आगे ग्राम लगा दिया, यानी 2 ग्राम होगा। 22.4 लीटर जो है वो 2 ग्राम के बराबर होगा। वैसे ही ऑक्सीजन के लिए आप करेंगे तो ऑक्सीजन O2 है, ठीक है, ऑक्सीजन में भी अगर आप टेम्परेचर प्रेशर सेम रखें, उसका भी 22.4 लीटर आप लें, टेम्परेचर प्रेशर सेम का मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू, तो वहाँ पर वो 22.4 लीटर कितना वज़न होगा उसका? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। देखिए ऑक्सीजन का आप मास नंबर कितना लेते हैं? आप ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसका डबल 16 आप उसका मास नंबर लेते हैं, तो 16 आप O2 में पुट कर देंगे तो 32 ग्राम आ जाएगा।
ठीक है, यानी 32 ग्राम के बराबर होगा वो 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। सो नाउ कम्स द टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में देखिए क्या हमने स्टार्ट करना है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन दैट ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। ठीक है, तो मतलब है क्या कि कोई भी एलिमेंट है उसके एटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम एटॉमिक मास से डिफाइन करेंगे। ठीक है, कि जैसे कोई भी एलिमेंट है तो उसका जो एटम है वो कार्बन के एटम से कितना ज़्यादा भारी है, कितना टाइम्स हैवियर है वो कार्बन एटम से, तो उसको हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, अब वो कैसे हम बताएंगे कि कितना ज़्यादा भारी है, देखिए हम वहाँ पर एक यूनिट का यूज़ करते हैं जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या डिफाइन करता है कि अगर कार्बन का आप जो मास है वो 12 लेकर चल रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में बाकी एलिमेंट्स का मास कितना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन का हम 1 लेकर चलते हैं, ठीक है, हीलियम का हम 4 लेकर चलते हैं, लाइक दैट। कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है, लाइक दैट। तो क्या हो गया, ये एटॉमिक मास जो है हम एटॉमिक मास बोल देते हैं। और अगर किसको एक यूनिट में हमें एटॉमिक स्केल में एक्सप्रेस करना हो तो इसी यूनिट को हम एटॉमिक मास यूनिट बोल देते हैं। ठीक है, एक्चुअली तो ये पॉइंट्स में भी होता है बट हम ज़्यादातर इसको एज अ होल नंबर ही लिखते हैं। जैसे आप मास नंबर की जब फॉर्म में लिखते हैं तो आप एज अ होल नंबर फॉर्म में लिख देते हैं इसे। वैसे कहीं कहीं पर ये मोर एक्यूरेट अगर लेना हो तो डेसिमल्स में भी होता है ये, जैसे 1.008 हो गया हाइड्रोजन का, वैसे तो हम 1 ही लेते हैं ना। तो अब वो चीज़ आपने डिफरेंस पढ़ना है कि आप होल नंबर कब लेते हो और डेसिमल्स में कब लेते हो। तो देखिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आइसोटोप्स का। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, दीज आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर एक तरह से एटॉमिक मास ही है अगर आप आइसोटोप का लेकर चलते हैं। ठीक है, बट जब आप सभी आइसोटोप मतलब पूरे एलिमेंट का आप लोगे तब वो पूरा होल नहीं होता, वो आपका डेसिमल्स में आएगा वो वैल्यू। कैसे, देखिए जैसे आपको बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल दूं मैं तो वो होता है, देखिए ऑर्डिनरी क्लोरीन का। तो ऑर्डिनरी क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन भी आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 2 आइसोटोप होते हैं क्लोरीन के। ठीक है, एक होता है जिसका मास नंबर 35 होता है, ठीक है, दूसरे का 37 होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर आइसोटोप के लिए। पर जब आप पूरे एलिमेंट को देखेंगे तो क्लोरीन एज अ एलिमेंटल फॉर्म में यानी क्लोरीन गैस फॉर्म में अगर वो होगा तो वहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, वहाँ पर वो दोनों हैं, दोनों आइसोटोप आते हैं उसमें, मतलब वो एक तरह का मिक्सचर होगा दोनों का। तो वो किस रेशियो में होता है आपका 3:1, यानी 3 पार्ट्स जो हैं वो क्लोरीन 35 आइसोटोप के हैं और एक पार्ट जो है वो 37 आइसोटोप का है। तो यहाँ पर जब आप एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे, किस तरह से निकालोगे वो देखिए, वो दोनों आइसोटोप मैंने लिखे हुए हैं। क्लोरीन 17, इसका जो मास नंबर है 35, दूसरे का मास नंबर है 37, या इसी को आप एटॉमिक मास भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यानी आइसोटोप्स के लिए हम मास नंबर और आपके एटॉमिक मास को सेम ही लेते हैं। पर जब हम एलिमेंट्स में निकालते हैं तो एलिमेंट के लिए फिर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ता है। अब एवरेज एटॉमिक मास कितना हो गया, एवरेज एटॉमिक मास जो यहाँ पर आया आपका वो आता है, देखिए 35 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ क्योंकि ये 3 पार्ट्स में है, 37 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ क्योंकि ये 1 पार्ट में है, डिवाइडेड बाय 3 + 1। सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 35.5। तो अभी आपको याद होगा कि क्लोरीन के लिए हम 35.5 लेते हैं। ठीक है, बट अगर मास नंबर देखना हो तो फिर वो आइसोटोप, आप जो आइसोटोप होगा उसका उतना ही मास नंबर होगा। बट जब आपको एटॉमिक मास देखना होगा तो आप 35.5 पूरे क्लोरीन एलिमेंट का आप 35.5 लेते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर 35.5 आता है। ठीक है, अब इसे हम रिलेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली आप कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर कार्बन की वैल्यू 12 रख दी तो हाइड्रोजन इससे 12 गुना ज़्यादा हल्का है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की 1 हो गई। ठीक है, और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में फिर ऑक्सीजन 16 ज़्यादा गुना ज़्यादा भारी है तो ऑक्सीजन की वैल्यू 16 दे दी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि रिलेटिव है ये आपस में,
मतलब एक को कुछ वैल्यू दे दी और उसके कंपैरिजन में बाकियों को हमने निकाल लिया। साइंटिस्ट ने सबसे पहले स्टार्ट किया था आपका हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का था, उसको पहले 1 नंबर दिया गया, फिर बाकियों को उसके कंपैरिजन में जो है बाकी वैल्यूज़ दी गई कि कौन किससे कितना ज़्यादा भारी है, उसके हिसाब से बाकियों को वैल्यूज़ दी गई। बट यहाँ पर जो एक्यूरेट वैल्यू बनती है वो बनती है कार्बन, जब हम कार्बन का 12 लेकर चलते हैं, ठीक है, तब ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। तो फिर लास्ट में हमने फिक्स कर लिया कि कार्बन का जो हम एटॉमिक मास है वो 12 लेकर चलेंगे और बाकियों का इसी के कंपैरिजन में विल कैलकुलेट। बट फिर वहाँ पर आइसोटोप्स की भी दिक्कत आ गई, क्योंकि कार्बन के भी अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, 12 है, 13 है, 14 है। तो हमने क्या करना है, हमने कार्बन तो लिया बट कार्बन 12 आइसोटोप लिया। अगर उसका आप 1/12 ले लेंगे सो दैट इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो यानी अब क्योंकि आइसोटोप्स भी आते हैं तो आइसोटोप के अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बन 12 आइसोटोप का ही 1/12 आपको निकालना है, तो उसको आप 1 एटॉमिक मास यूनिट लेकर चलेंगे।